हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफ्शा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की होने वाली है। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में जो आपका सेमेस्टर 1 है, सेमेस्टर 1 की जो पॉलिटिकल है आज हम उसे कवर करेंगे। यानी इसके हम पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर देख रहे हैं। और देखिए, ये जो आपकी पॉलिटिकल है इसका नाम है कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी हिंदी में इसका नाम दे रखा है भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद। देखिए, अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए इस वीडियो के माध्यम से मैं सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाली हूँ। अदरवाइज आपकी ये बुक बहुत ज़्यादा लेंदी है, अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आप वीडियोज़ को लास्ट तक देखना एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, मैंने इसका ऑलरेडी पार्ट 1 बना दिया है, आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है। एंड देखिए, जैसे मैंने अभी बोला, ये बुक बहुत ज़्यादा लंबी है और बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी थोड़े से ज़्यादा हैं। तो आप पूरी सीरीज़ को ज़रूर देखना, क्योंकि इसके बाद में एक और पार्ट आएगा जो कि आपको कुछ घंटे बाद देखने को मिलेगा, तो आप उसे देख सकते हैं। ओके, चलिए फिर बिना देरी करे, जहाँ हमने वीडियो नंबर 1 में लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था वहीं के आगे की जो क्वेश्चन है वहाँ हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप देख पाएँ। एंड अगर आप इन सभी की पीपीटी चाहते हैं, यानी नोट्स सेल्फ रीड करना चाहते हैं, तो आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे इसका आंसर भी आपको लास्ट में मिल जाएगा। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना क्या थी? संविधान सभा का उल्लेख करते हुए संविधान निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में आपको कैबिनेट मिशन के बारे में बताना है कि कैबिनेट मिशन योजना क्या थी और संविधान सभा का जो निर्माण है या संविधान सभा का जो निर्माण किया गया था, कैसे किया गया था, इस पूरी ही प्रक्रिया के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले परिचय से स्टार्ट करेंगे। परिचय में आप लिखेंगे भारत की स्वतंत्रता और संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कैबिनेट मिशन योजना, जो कि हमारी 1946 में आई थी। और संविधान सभा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारा भारत का संविधान बना था उसमें कैबिनेट मिशन की जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारी संविधान सभा की। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे ये योजना भारतीय स्वतंत्रता के लिए संविधान सभा के गठन का मार्ग प्रस्तुत करने के साथ साथ भारत में राजनीतिक स्थिरता स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। क्योंकि देखिए, ये जो है ये सिर्फ भारत में जो संविधान है उसको बनाने के लिए ही मार्ग प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि जो राजनीतिक स्थिरता है और राजनीति है उसको बनाने का भी महत्वपूर्ण प्रयास करती है, या फिर ये कहें प्रयास करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कैबिनेट मिशन योजना। यानी जो कैबिनेट मिशन योजना थी इसका परिचय देखें। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा भेजे गए कैबिनेट मिशन को 3 सदस्य शामिल थे। यानी देखिए, ये जो कैबिनेट मिशन योजना थी ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा भेजी गई थी और इसमें 3 प्रमुख सदस्य थे। 3 प्रमुख सदस्य, जिसमें पहले थे लॉर्ड पैथिलिक लॉरेंस, और दूसरे थे सर स्टोफर्ड क्रिप्स, और थर्ड थे हमारे A.V. अलेक्जेंडर। ठीक है, ये जो 3 थे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे मुख्य उद्देश्य, यानी ये जो योजना आई थी इसका उद्देश्य क्या था। तो पहला इसका उद्देश्य था भारत नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच सत्ता हस्तांतरण के लिए एक समझौता तैयार करना। यानी जो भारत नेता हैं और जो ब्रिटिश जो सरकार है उसके बीच में जो सत्ता है उसका हस्तांतरण के लिए, यानी सत्ता के बंटवारे के लिए एक समझौता तैयार करना। नेक्स्ट है हमारा भारत में संविधान निर्माण के लिए एक उचित प्रक्रिया तैयार करना। क्योंकि भारत में जो संविधान निर्माण की बात हो रही थी उस टाइम पे बस बात ही हो रही थी, लेकिन कोई प्रक्रिया नहीं थी किसी के दिमाग में भी कि कैसे बनेगा। तो उस प्रक्रिया को लाना ही इस मिशन का कार्य था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे भारतीय राजनीतिक दल, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग। क्योंकि इस टाइम पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है वो ही प्रमुख दल थे, के बीच बढ़ते तनाव को कम करना था। क्योंकि देखिए, इस टाइम पे आते आते जो मुस्लिम लीग है उसने नए राष्ट्र की स्थापना की मांग करने लगा था, नया राष्ट्र चाहता था, यानी एक अलग देश चाहता था, जिसकी वजह से तनाव बढ़ रहा था। तो उस तनाव को कम करने के लिए भी ये योजना आई थी। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे प्रमुख प्रावधान कि कौन कौन से प्रमुख प्रावधान थे। तो पहला हम देखेंगे संविधान सभा का गठन, यानी इसके दौरान ही संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, जिसका चयन प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया जाएगा। यानी इसके अंतर्गत कहा गया कि जो संविधान सभा बनाई जाएगी उसमें टोटल 389 सदस्य होंगे, और इसका जो चुनाव होगा कि कौन कौन होगा इसमें, ये विधानसभा द्वारा होगा। ठीक है, इसमें बहुसंख्यक सदस्य हिंदू मुस्लिम सिख को उनके अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व किया जाएगा। यानी जो बहुसंख्यक होंगे उनके अनुसार के हिंदुओं की संख्या कितनी है, मुसलमानों की संख्या कितनी है और सिखों की संख्या कितनी है, इस आधार पर इसमें लिया जाएगा। अब हम देखेंगे भारत की अखंडता, किस तरह से भारत को एक
एक संघ के रूप में स्थापित करना जिसमें प्रांत और रियासतें शामिल थी। यानी देखिए जो पूरा ही भारत था उसको विभाजित किया गया संघ के आधार पर, जिसमें प्रांत और रियासतें शामिल थी, क्योंकि पहले हमारे देश में प्रांत और रियासतें होती थी। ठीक है, संघ के पास केवल 3 विषय रहेंगे, विदेश नीति, रक्षा नीति और संचार। यानी जो संघ होता था उसके पास 3 विषय रखे गए थे कि विदेश नीति, रक्षा और जो संचार है वो संघ के पास होगा केवल। ठीक है, प्रांतों का स्वायत्ता किस तरह से, प्रांतों को अधिक स्वायत्ता दी गई, यानी जो प्रांत हैं उन्हें अधिक स्वायत्ता दी गई थी। आगे चलेंगे, आगे अब हम देखेंगे माइनॉरिटी प्रोटेक्शन किस तरह से माइनॉरिटी प्रोटेक्शन था। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए प्रावधान। क्योंकि देखिए जो माइनॉरिटी होते हैं उनके जो अधिकार होते हैं, उनकी जो रक्षा है उसके लिए कुछ अधिकार बनाए गए ताकि जो माइनॉरिटी हैं उनकी भी रक्षा की जा सके, यानी अल्पसंख्यकों की। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामूहिक व्यवस्था। यानी देखिए जो प्रांत है उनको 3 समूहों में विभाजित किया गया। तो पहला जो समूह था वो था हिंदू बहुल क्षेत्र, यानी जिस क्षेत्र में हिंदू लोग ज्यादा रहते थे उन्हें हिंदू बहुल क्षेत्र में विभाजित किया गया। जो समूह बी था उसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्र, यानी जहां मुस्लिम लोग ज्यादा रहते थे, और सी क्षेत्र में बंगाल और असम बहुल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, यानी असम और बंगाल को। ठीक है, अब हम देखेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया और संविधान सभा का गठन। यानी जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया है और जो संविधान सभा का गठन है वो किस तरह से हुआ गया या किस तरह से हुआ। तो पहले हम देखेंगे संविधान सभा का गठन, के जो संविधान सभा है उसका गठन कैसे हुआ। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ। इसमें विभिन्न राजनीतिक दल और वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया। यानी देखिए जो हमारी संविधान सभा है वो हमारी आज़ादी से 1 साल पहले ही गठित हुई थी, यानी 1946 में। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे जो वर्ग हैं उन्हें प्रतिनिधित्व दिया गया था। आगे अब हम देखेंगे इसमें किस वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो इसमें पहले दिया गया था सदस्यों की संख्या के आधार पर। किस तरह से, संविधान सभा में प्रारंभ में 389 सदस्य थे, जो कि अभी हमने देखा। भारत में विभाजन के बाद इसकी संख्या घटकर 299 रह गई। यानी देखिए जब ये संविधान सभा बनाई गई थी तो टोटल इसमें 398 सदस्य थे, लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान में, तो उसके बाद में जो इनकी संख्या है वो 299 रह गई थी। ठीक है, अब हम देखेंगे महत्व व्यक्ति, यानी जो इसके सबसे महत्व व्यक्ति थे, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, फिर थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया, यानी जो संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी उसको देखेंगे। प्रारूप समिति का गठन हुआ। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। यानी देखिए एक तरीके से मोटा मोटा कि हमें संविधान में क्या चाहिए, यानी रफली बनाने के लिए भी एक संगठन बनाया गया था, या ये कहें एक समिति बनाई गई थी जिसको प्रारूप समिति के नाम से जाना गया। और ये जो प्रारूप समिति थी ये 9 अगस्त 1947 को बनाई गई थी और इसका गठन किया गया था। और डॉक्टर VRA अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अब हम देखेंगे बहस और विचार विमर्श, यानी किस तरह से इस पे बहस और विचार विमर्श हुए। संविधान सभा में विभिन्न मुद्दे पर गहरी बहस हुई, क्योंकि अगर हमारे संविधान की बात हो रही है, संविधान निर्माण की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे मुद्दे होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी बहस के लिए कि क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि संविधान हम बार बार तो बना नहीं सकते, तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो हमारे फ्यूचर में भी काम आए। बहुत ज़्यादा जटिल काम था। ठीक है, तो इसमें 11 सत्रों में 165 दिनों तक चर्चा हुई, यानी 11 सत्र बिठाए गए इसके लिए और 165 तक इसमें चर्चा हुई। ये डेज की संख्या है, यानी दिनों की। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे जनता की भागीदारी, यानी जो जनता है उसकी क्या भागीदारी थी। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे भारतीय जनता की सुझाव और विचारों को ध्यान में रखा गया है इसके अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे अंतिम स्वीकृति। अंतिम जो स्वीकृति थी वो किस तरह से हुई। 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरी तरीके से स्वीकार किया गया। इसमें 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यानी देखिए हमारा जो संविधान है उसको 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, बस कि हाँ हमारा संविधान ये होगा, लेकिन उसे जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे संविधान निर्माण की विशेषताएं, यानी जो संविधान निर्माण है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहले हम देखेंगे सर्वसम्मति दृष्टिकोण। सर्वसम्मति दृष्टिकोण में आप लिखेंगे सभी धर्म जाति वर्गों के हितों के लिए ये ध्यान रखता है, क्योंकि इसके अंतर्गत सभी धर्मों को, सभी जातियों को और सभी वर्गों की हितों की बात की जाती है। धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र, क्योंकि देखिए हमारे संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता है और लोकतंत्र है उसकी घोषणा की गई है, उसको अपनाया गया है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भावनात्मक ढांचा, क्योंकि केंद्र
और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसीलिए हमारा जो संविधान है वो एक संघात्मक ढांचे का रूप प्रदान करता है। अब हम देखेंगे मौलिक अधिकार और कर्तव्य। नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार और कर्तव्य को भी सुनिश्चित किया गया है या कर्तव्य को भी बताया गया है हमारे संविधान में, ठीक है। अब हम देखेंगे संविधान का लचीलापन, क्योंकि देखिए आवश्यकता अनुसार हम अपने जो संविधान है उसको चेंजेस कर सकते हैं। आपने भी संशोधन वर्ड सुना होगा जो कि हमारे संविधान को चेंज करने के लिए ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष, क्या आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। कैबिनेट मिशन योजना ने भारतीय स्वतंत्रता और संविधान निर्माण की नींव रखी, क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना ने ही आके जो भारतीय संविधान है उसको बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान सभा के प्रयासों में भारत को एक ऐसा संविधान मिला जो विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करता है। संविधान निर्माण की यह प्रक्रिया न केवल भारत के लोकतंत्र की बुनियाद है, बल्कि यह विश्व में सबसे विस्तृत और समावेशी संविधान का उदाहरण भी है। क्योंकि देखिए हमारा जो भारत का संविधान है वो दुनिया का सबसे विस्तृत और सबसे विशाल संविधानों में से माना जाता है, जो कि लिखित है। क्योंकि देखिए हमारा संविधान लिखित संविधान है और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत का संविधान है। तो कैबिनेट मिशन जो योजना आई थी उसने हमारे संविधान को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभ्यता के मिशन पर उपयोगितावादी और मिशनरी परिप्रेक्ष्य की समीक्षा पर चर्चा कीजिए। देखिए जो सभ्यता के मिशन पर जो उपयोगितावादी और मिशनरियों की परिप्रेक्ष्य है उसके ऊपर आपको बताना है, समीक्षा करनी है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन पेपर में भी कवर करवाया था। अगर आपने अभी तक क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो उसको भी चेक कर लीजिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए इसका परिचय देख लेते हैं। परिचय में आप लिख सकते हैं, औपनिवेशिक शासन ने अपने प्रभुत्व को वैध ठहराने के लिए सभ्यता के मिशन की अवधारणा को प्रचलित किया। यानी देखिए जो औपनिवेशिक शासन है उसने अपने जो प्रभुत्व था या ये कहें अपना जो शोषण था उसको वैध ठहराने के लिए जो सभ्यता के मिशन है उसको प्रभावी बनाया। यानी इन्होंने कहा कि हमारा जो प्रभुत्व है वो वैध है, इसीलिए क्योंकि इन्होंने कहा कि जो हमारे प्रभुत्व है ये सभ्यता के मिशन के लिए है, सभ्य बना रहे हैं हम तुम लोगों को, क्योंकि ये हमें असभ्य मानते थे तो सभ्य बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इन्होंने वैध घोषित किया। यह विचार विशेष रूप से उपयोगितावादी और मिशनरी दृष्टिकोण से प्रेरित था, जिसमें यह दावा किया गया कि वेशों और औपनिवेशवादियों शक्तियों का उद्देश्य असभ्य समाजों को सभ्य बनाना और उन्हें आधुनिकता, नैतिकता और प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करना है। जैसे कि अभी मैंने बताया, ये लोग कहते थे हम लोग जो हैं वो असभ्य हैं और इनका दायित्व है कि ये हमें सभ्य बनाए, इसीलिए ये हमारे पास आए हैं, हमें आधुनिकता, नैतिकता और प्रगति की मार्ग पर चलाने के लिए। तो इन्होंने इस चीज़ को सही ठहराने के लिए हमें असभ्य घोषित किया कि हम लोग असभ्य हैं और हमें सभ्य ये लोग बना सकते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे औपनिवेशवादी औपनिवेशवादी दृष्टिकोण। यानी औपनिवेशवादी दृष्टिकोण क्या होता है, इसके अंतर्गत हम देखेंगे औपनिवेशवादी दृष्टिकोण ब्रिटिश दार्शनिक जेरेमी बेथम और जेम्स मिल जैसे विचारकों से प्रेरित है। यानी देखिए ये जो औपनिवेशिकवादी दृष्टिकोण है ये जेरेमी बेथम और जेम्स मिल जैसे विचारकों से ही प्रेरित है। इसका मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिकों में प्राथमिक सुधार और अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम खुशी सुनिश्चित करना है, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम खुशी सुनिश्चित करने का कार्य करता है। हम देखेंगे इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, यानी इसकी जो विशेषताएं हैं, तो इसकी विशेषताओं को पहले हम जो पॉइंट है उसके अंतर्गत लिखेंगे आधुनिक प्रशासन का विकास, क्योंकि ये जो है आधुनिक प्रशासन को विकास करते हैं और लोगों को सभ्य बनाने का कार्य करते थे, इनका मानना था ये, ठीक है। क्योंकि ये अपने आप को सुधारने के लिए, क्योंकि देखिए जो भी लोग गलत होते हैं वो अपने आप को सुधारने के लिए या ये कहें अपने आप को सही साबित करने के लिए दूसरे सामने वाले को ही गलत ठहराते हैं, कोई अपनी गलती नहीं देखता, ठीक है। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे भारतीय समाज को पिछड़ा और व्यवस्थित मानते हुए ब्रिटिश प्रशासन प्रणाली लागू की गई। यानी भारतीय समाज को ये पिछड़ा और अव्यवस्थित मानते थे, इनका मानना था कि हम लोग असभ्य हैं, इसीलिए ब्रिटिश जो प्रणाली है वो लागू होनी चाहिए। रेलवे, डाक और कानूनी व्यवस्था का विस्तार हुआ। इन लोगों ने ही रेलवे, डाक और जो कानूनी व्यवस्था होती है उसका विस्तार किया था। अब हम देखेंगे शिक्षा प्रचार, किस तरह से इन्होंने शिक्षा प्रचार किया, चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं अंग्रेजी शिक्षा को भारतीय समाज को सभ्य बनाने के लिए एक साधन के रूप में देखा गया, क्योंकि ये मानते थे अगर हमें अंग्रेजी आ गई तो हम सभ्य हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे थॉमस मैकेले के
मिनट्स ऑन एजुकेशन ने पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया। यानी थॉमस मैकेले जो है, इनका एक सिद्धांत मिनट्स ऑन एजुकेशन, जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने यानी अंग्रेजी को बढ़ावा देने का कार्य किया। अब हम देखेंगे कानूनी सुधार। औपनिवेशिक न्याय प्रणाली को भारतीय समाज पर थोपते हुए इसे न्यायप्रिय बताया गया। यानी इन लोगों ने कहा कि जो औपनिवेशिक प्रणाली है उसे भारत पर थोपते हुए कहा कि ये है न्यायप्रिय, यानी ये न्याय को अच्छी तरीके से चला पाएगी, इसीलिए आपको औपनिवेशिक जो प्रणाली है न्याय की उसे अपनाना चाहिए। अब हम देखेंगे आलोचना, किस तरह से औपनिवेशवादी सुधार भारतीय समाज की व्यवस्थाओं और पारंपरिक संरचनाओं का नकारते हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो हमारी पारंपरिक संरचना है और व्यवस्था है उसको नकारने का प्रयास किया और कहा कि ये तो असभ्य वाली चीजें हैं। ठीक है, सुधार के पीछे प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश हितों को संरक्षित करना था, न कि भारतीय समाज को लाभ पहुंचाना। क्योंकि देखिए, अगर ये ब्रिटिश लोग अपनी जो चीज़ें हैं अगर उन्हें संरक्षित कर पाएंगे तो वो आगे विकास कर पाएंगे, इसीलिए इन्होंने ये सारी चीज़ें अपनाई, ना कि भारत को आगे बढ़ाना या भारत के समाज को लाभ पहुंचाने के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे मिशनरी दृष्टिकोण। चलिए इसको देख लेते। मिशनरी दृष्टिकोण धार्मिक प्रेरणाओं से संचालित था। इस दृष्टिकोण के अनुसार ईसाई धर्मों को सच्चा धर्म मानते हुए भारतीय समाज को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना सभ्यता का मुख्य आधार था। यानी देखिए, ये जो है ईसाई जो मिशनरी थे, ये जो ईसाई धर्म है उसी को सच्चा धर्म मानते थे और धर्मों को सच्चा धर्म नहीं मानते थे, और इसीलिए भी भारतीय जो समाज है उसमें ईसाई धर्म की स्थापना करने और ईसाई धर्म में हमें परिवर्तन करने के लिए आए थे। और इनका मानना था कि जो भारतीय सभ्यता है या भारतीय चीज़ें हैं वो बेकार हैं, सिर्फ ईसाई धर्म ही अच्छा है और ईसाई धर्म ही सच्चा धर्म है। ठीक है, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं इसमें आप हम देखेंगे धार्मिक प्रचार। ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से रूपांतरण का प्रयास किया। यानी इन्होंने शिक्षा और जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं इनके माध्यम से जो धार्मिक रूपांतरण है उसको प्रेरित किया, यानी धर्म की अपने धर्म को प्रचार प्रसार किया, अपने धर्म को बढ़ाया। ठीक है, भारतीय परंपराओं की आलोचना, सती प्रथा, बाल विवाह और जाति व्यवस्था जैसी प्रथाओं का असभ्य बताया। यानी देखिए, इन्होंने जब हमारे हिंदू धर्म में जो सती प्रथा होती है, बाल विवाह होता है और जाति प्रथा होती है, इन सभी प्रथाओं को इन्होंने असभ्य कहा कि ये जो है ये असभ्य है, इसीलिए आप लोगों को ये धर्म छोड़कर जो ईसाई धर्म है वो अपना लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे पश्चिमी मूल्यों का प्रचार किस तरह से। मिशनरियों ने पश्चिमी नीतियों और जीवन शैलियों को श्रेष्ठ माना। यानी इन्होंने जो पश्चिमी जीवन शैली है और जो नीतियां हैं उन्हीं को श्रेष्ठ यानी सबसे ऊपर माना था। अब हम देखेंगे आलोचना। आलोचना में आप लिखेंगे मिशनरी दृष्टिकोण सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का प्रतीक था, जो भारतीय परंपराओं और धार्मिक स्वतंत्रता को अपमान करता था। क्योंकि ये जो है ये भारतीय परंपराओं और जो धार्मिक चीजें थी उनका अपमान करने का प्रयास करता था और सिर्फ जो ईसाई धर्म है उसी को बढ़ावा देता था। नेक्स्ट अब हम आप इसमें धार्मिक रूपांतरण के प्रसारों ने समाज में सांप्रदायिकता तनाव को बढ़ा दिया, क्योंकि हर कोई अपना जो धार्मिक है धर्म है उसका रूपांतरण यानी चेंज करना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से जो समाज है उसमें तनाव पैदा हो गया था। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया था। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं सभ्यता के मिशन की अवधारणा उपयोगितावाद और मिशनरी दृष्टिकोण में विभिन्न रूपों में प्रकट हुई। हालांकि इन प्रयासों ने कुछ सुधारों को जन्म दिया, लेकिन इनका प्रमुख उद्देश्य औपनिवेशिक शासन को वैध ठहराना और भारतीय समाज को अपनी परंपराओं से दूर करना था। क्योंकि ये जो है ये भारतीय जो समाज है उसे अपनी परंपराओं से ही तो दूर कर रहे थे और पश्चिम की ओर ले जा रहे थे, यानी पश्चिम देशों की ओर जो उनकी परंपराएं थी, जो उनका धर्म था। इस दृष्टिकोणों की समीक्षा यह स्पष्ट करती है कि यह विचार भारतीय समाज को वास्तविकता और आत्मनिर्भरता की उपेक्षा कर रही थी, क्योंकि ये वास्तविकता और जो आत्मनिर्भरता है उससे दूर कर रही थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश काल में भारत के उद्योग और व्यापार के संबंध की व्याख्या कीजिए। यानी ब्रिटिश काल में जो भारत का उद्योग था और जो व्यापार था उसके बारे में आपको बताना है। चलिए परिचय देख लेते हैं। परिचय में आप लिख ब्रिटिश औपनिवेशिक काल का भारत के उद्योग और व्यापार गहरा प्रभाव पड़ा। इनके शासन का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश हितों के लिए पुनर्गठित करना था, क्योंकि ये जो है ये सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था का यूज करते थे ब्रिटिशों के लिए। ठीक है, इसका परिणाम भारत के पारंपरिक उद्योगों विनाश, औद्योगिक पिछड़ेपन और ब्रिटिश व्यापार को बढ़ावा देने के रूप में सामने आया। क्योंकि देखिए, जब हम भारत की चीज़ों को छोड़ रहे थे तो पारंपरिक जो उद्योग थे उनका विनाश होने लगा और जो औद्योगिक पिछड़ापन था वो हमारे देश के लिए आ गया, क्योंकि सिर्फ हम अब क्या कर रहे थे, ब्रिटिश जो व्यापार है उसको ही बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश ये लोग कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश लोग ये चीज़ें कर रहे थे। ठीक है, आगे आप इसमें लिखेंगे
ब्रिटिश काल में उद्योगों की स्थिति, यानी जो ब्रिटिश काल है उसमें उद्योगों की स्थिति कैसी थी। तो पहले हम देखेंगे पारंपरिक उद्योगों का पतन, किस तरह से जो पारंपरिक उद्योग थे उनका पतन हुआ। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे भारत के कपड़े, धातु और हस्तशिल्प उद्योग जो पहले विश्व प्रसिद्ध थे, ब्रिटिश मशीन निर्मित वस्तुओं के आयात के कारण नष्ट हो गए। क्योंकि देखिए पहले जो कपड़ा था, धातु था और जो हाथ से बनाई चीजें होती थी, जो हाथ से बनाई जाती थी, वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। और हमारे देश को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसमें हर चीज़ उपलब्ध थी। जैसे कि लोग हमारे देश को देखने के लिए तक तरसते थे कि बस एक बार हम भारत देश को देख लें, क्योंकि हमारा देश इतना ज़्यादा प्रसिद्ध था, इतना ज़्यादा पॉपुलर कह सकते हैं, इतना ज़्यादा पॉपुलर था, बहुत अच्छा माना जाता था। लेकिन ब्रिटिश जब से आए उन्होंने हमारे देश की सारी चीज़ें ले गए, और जो मशीन थी उनके कारण जो वस्तु आया था वो बढ़ा तो, लेकिन जो हमारे हाथ की चीज़ें थी वो नष्ट हो गई, जो हमारी कारीगरी थी। ठीक है, भारतीय हस्तशिल्प बेरोजगार हो गए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी बढ़ गई। क्योंकि अब देखिए जो हाथ से काम करते थे वो तो बेरोजगार हो गए मशीन आने की वजह से, और जिसकी वजह से जो ग्रामीण लोग थे उनमें बेरोजगारी जैसे संकट देखने को मिले। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, आगे अब हम देखेंगे नव औद्योगिकरण का आरंभ। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में रेलवे, कोयला खनन और जूट जैसे उद्योग विकसित हुए। यानी 19वीं शताब्दी के बाद में भारत में रेलवे हो गया और कोयला खनन हो गया और जूट के जो उद्योग होते हैं वो विकसित होने शुरू हो गए। यह उद्योग ब्रिटिश व्यापार और प्रशासन को सुविधाजनक बनाने के लिए थे, ना कि भारतीय विकास के लिए। यानी ये जो उद्योग थे, जैसे कि रेलवे का विकास हो गया, कोयला खनन हो गया, ये सभी जो थे, ये जो ब्रिटिश व्यवस्था है उसको सुव्यवस्थित या सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए थे, ना कि भारत के विकास के लिए। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे हम देखेंगे कृषि का व्यवसायीकरण, किस तरह से जो कृषि है उसका व्यवसायीकरण भारतीय किसानों को नील, कपास और चाय जैसी नकदी फसलों के लिए मजबूर किया गया। क्योंकि देखिए जो नील की खेती है, कपास की है, चाय की, ये खेतियाँ जो हैं ये कहीं ना कहीं जो भूमि होती है उसको बंजर बना देती हैं। इसलिए किसान, भारतीय किसान इन्हें खेती को नहीं करना चाहते थे, पर ये बिकती बहुत महंगी, इसी वजह से इन्हें मजबूर किया गया कि आप लोग नील की खेती करो, कपास की करो और चाय की खेती करो। क्योंकि ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा महंगी और बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, इसमें पारंपरिक कृषि और खाद्य सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। क्योंकि इसकी वजह से जो पारंपरिक कृषि थी और खाद्य श्रृंखला थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भूमि को बंजर बनाती है, जिसकी वजह से नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। अब हम देखेंगे ब्रिटिश काल में व्यापार संबंध, किस तरह से ब्रिटिश काल में व्यापार संबंध थे। इसमें आप लिखेंगे एक तरफा व्यापार नीति, किस तरह से एक तरफा व्यापार नीति थी। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे भारत को कच्चे माल का स्रोत और ब्रिटिश को तैयार माल के लिए बाजारों के रूप में इस्तेमाल किया गया। यानी भारत को कच्चे माल के लिए और ब्रिटिश को तैयार माल के लिए। देखिए जो कच्चा माल होता है हमारे भारत से लेकर जाया जाता था, जैसे कि कपास हो गया, कपास कच्चा है और उसे ब्रिटिश में ले जाके बना दिया। कपास से क्या बना, सूती वस्त्र बन गए, ब्रिटिश में ले जाके बना दिया। अब बनाने के बाद सूती वस्त्र, अब देखिए बनकर तो वो महंगे हो गए, कपास तो सस्ती थी, वापस भारत में लेकर आए और उन्हें महंगे दामों पर बेच दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ, भारत जो है वो कहीं ना कहीं गरीब होता हुआ शुरू हो गया। यानी इसकी जो गरीबी थी वो बढ़नी शुरू हो गई। अब हम देखेंगे भारत में कपास, जूट और चाय जैसे कच्चे मालों का निर्यात किया गया, जबकि ब्रिटिश से कपड़ा और मशीनों का आयात किया गया। यानी भारत में जूट हो गया, कपास हो गया और जो चाय है उसका कच्चा निर्यात किया जाता था, और ब्रिटिश से मशीनें और कपड़ा ही लाया जाता था। जैसे अभी मैंने आपको बताया, यहाँ से कच्चा माल जाता था, यहाँ बनता था और बन के वापस आ जाता था, जो कि महंगे दामों में बिकता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे भुगतान का असंतुलन। यानी भुगतान का असंतुलन किस तरह से, इसमें आप लिख सकते हैं भारतीय भारतीय व्यापार को ब्रिटिश की आर्थिक ज़रूरतों के अनुसार संचालित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, यानी धन निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रसिद्ध किया, जिसमें बताया गया कि भारत का धन ब्रिटिश में स्थानांतरित हो रहा है। क्योंकि धीरे धीरे जो हमारा धन था वो ब्रिटिश लोग ही तो लेकर जा रहे थे, जो कि दादा भाई नौरोजी द्वारा बताया गया। ठीक है, अब हम देखेंगे रेलवे और परिवहन का विकास, की किस तरह से रेलवे और परिवहन का विकास हुआ। ब्रिटिश शासन ने व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए रेलवे और दरगाह का निर्माण किया। यानी जो अपना फायदा निकालने के लिए ही इन्होंने रेलवे और जो बंदरगाह हैं उनका निर्माण करवाया गया, ताकि जो इनका व्यापार है वो आसानी से हो सके। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, हालांकि इसका उद्देश्य ब्रिटिश माल की आवाजाही और सैन्य की तैनाती था। क्योंकि इसका जो उद्देश्य था, इसका जो बनाने का मिशन था वो यही था कि किस तरह से जो माल है उसकी आवाजाही हो सके। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे
औपनिवेशिक बैंकिंग और बीमा किस तरह से औपनिवेशिक बैंकिंग और बीमा था, इसमें आप लिख सकते हैं व्यापार को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश बैंकों और बीमा कंपनियों की स्थापना की गई। भारतीयों को इन व्यवस्थाओं में सीमित भागीदारी दी गई। देखिए ब्रिटिश लोगों ने बैंकों में जो बीमा समिति होती है या बीमा जो योजना होती है उसको भी स्थापित किया गया, लेकिन भारतीयों को इसमें शामिल नहीं किया गया था, भारतीयों को इसमें सीमित किया गया था। अब हम देखेंगे ब्रिटिश नीतियों का प्रभाव, यानी ब्रिटिश जो नीतियां हैं उनका क्या प्रभाव था। पहले हम देखेंगे आर्थिक शोषण, किस तरह से जो आर्थिक शोषण है उनका हुआ। इसमें आप लिखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश उपनिवेशवाद के तहत संगठित किया गया, जिसमें स्थानीय उद्योगों और व्यापारों को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि इनकी वजह से भारी नुकसान का सामना करना पड़ता था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे गरीबी और बेरोजगारी, उद्योगों के पतन और कृषि का व्यवसायीकरण ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी का कारण बनी, क्योंकि अब मशीनें लगने लगी थी, जिसकी वजह से जो हाथ के कारीगर थे वो बेरोजगार हो गए थे और गरीब भी हो गए थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आधुनिक औद्योगिक संरचना की नींव, किस तरह से आधुनिक औद्योगिक संरचना की नींव रखी गई। हालांकि ब्रिटिश शासन ने भारत में रेल, संचार और शिक्षा का विस्तार किया, जो भविष्य में आधुनिक औद्योगिकरण के लिए सहायक है। यानी देखिए इन लोगों ने अपने ही फायदे के लिए सही, लेकिन भारत में रेल, संचार और जो शिक्षा का विस्तार है वो भी किया, जो कि भविष्य के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखेंगे वैश्विक व्यापार में भारत का स्थान, यानी वैश्विक जो व्यापार है उसमें भारत का जो स्थान है। भारत का वैश्विक व्यापार ब्रिटिश हितों तक सीमित रहा। यानी देखिए जो भारत है उसका जो व्यापार था वो सिर्फ जो ब्रिटिश हित थे वहीं तक सीमित था। भारत को किसी और के साथ व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, अब आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का उद्योग और व्यापार एक तरफा शोषण था, क्योंकि देखिए हम लोग जो थे वो उद्योग नहीं करते थे, सिर्फ कच्चा माल भेजते थे, जिसकी वजह से ये शोषण पर आधारित था। जहाँ पारंपरिक उद्योगों का विनाश हुआ, वहीं भारत को एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित किया गया, क्योंकि भारत को सिर्फ एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के रूप में ही विकसित किया जा रहा था, जिसका उद्देश्य केवल ब्रिटिशों के लाभ को सुनिश्चित करना था, ताकि किस तरह से जो ब्रिटिश है उनको लाभ पहुंचाया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा। हालांकि परिवहन और संचार के विकास ने भारत को औपनिवेशिक संरचना की नींव रखी, लेकिन इसका लाभ औपनिवेशिक उद्देश्यों के लिए सीमित रहा। यानी देखिए जो नई चीज़ें थी, जैसे कि संचार हो गया या परिवहन हो गए, उनकी नींव तो रखी गई, लेकिन अभी भी जो उनके जो उद्देश्य था, ये सीमा थी, वो सिर्फ औपनिवेशिक तक ही थी और किसी देश के साथ या अपने लाभ के लिए नहीं कर सकते थे। अब हम नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख परिणाम क्या थे। क्या इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है। यानी 1857 का जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इसके क्या परिणाम हुए, क्या रिजल्ट निकला, और क्या हम इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं या नहीं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का है, ये भी पूछा गया है। चलिए इसको देख लेते हैं, इसके परिचय को। परिचय में आप लिखेंगे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि ये एक सैन्य जो संग्राम था वो भी था। इसमें भारतीय समाज और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के बीच सबसे बड़ा संघर्ष माना जाता है, क्योंकि ये जो है ये सबसे बड़ा संघर्ष है भारतीय लोगों के बीच में और ब्रिटिश लोगों के बीच में। हालांकि इसे सिपाही विद्रोह या विद्रोह के रूप में भी देखा जाता है। अभी मैंने बताया इसे सिपाही विद्रोह के नाम या विद्रोह के रूप में भी देख सकते हैं, लेकिन इसका प्रभाव व्यापक था। इस संग्राम के परिणामों ने भारत के सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए ये इतने बड़े लेवल पे हुआ था कि अगर कुछ गलतियां नहीं होती, क्योंकि सब लोग अपने अपने क्षेत्रों के लिए लड़ रहे थे, अगर सब लोग एकजुट होकर लड़ते ना तो हमें 1857 में ही आज़ादी मिल जाती। बस यही रीज़न था कि सब लोग अपने अपने सोच के लड़ रहे थे कि ये नहीं भैया हम तो सिर्फ यहाँ से लड़ेंगे, ये हमारा क्षेत्र है। जो यहाँ के क्षेत्र थे वो यहाँ के लोगों के लिए लड़ रहे थे, जो यहाँ के थे वो अपने लिए लड़ रहे थे, जो यहाँ के थे वो अपने लिए लड़ रहे थे। बस यही रीज़न हुआ कि सब लोग एक होकर नहीं लड़े। अगर एक होकर लड़े होते तो 1857 में ही हमें आज़ादी मिल जाती। ये इतने बड़े व्यापक रूप में हुआ था। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया होगा ये कितना इंपॉर्टेंट और कितना व्यापक था। अब हम देखेंगे 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख जो परिणाम हुए, यानी क्या रिजल्ट निकला। तो पहले हम देखेंगे ब्रिटिश शासन का पुनर्गठन, क्योंकि इसके बाद में जो ब्रिटिश शासन है उसका पुनर्गठन हो जाता है। पहले चार्टर एक्ट आते हैं, लेकिन अब जो कंपनी का शासन होता है वो खत्म हो जाता है, अब क्राउन है उसका शासन शुरू होता है। यानी
देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो शासन है वो समाप्त हो जाता है भारत से। अब भारत पे जो ब्रिटिश क्राउन होता है उसका अधिकार आ जाता है, यानी अब भारत पर ब्रिटिश क्राउन अधिकार करता है या शासन करता है। 1857 का भारत शासन अधिनियम पारित होता है, यानी 1857 में एक एक अधिनियम पारित होता है जिसे भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत वायसराय की नियुक्ति की जाती है। यानी अब वायसराय में लॉर्ड कैनिंग जो होते हैं वो भारत के पहले वायसराय बनते हैं। अब हम देखेंगे सेना में सुधार, किस तरह से सेना में सुधार होता है। भारतीय सेनाओं पर विश्वास की कमी के कारण सेना का पुनर्गठन किया गया, क्योंकि देखिए जो 1857 का विद्रोह था इसमें सेना भी शामिल हो जाती है, जिसकी वजह से भारतीय सेना पर जो विश्वास था वो कम हो जाता है। और इसी वजह से जो सेना है उसका पुनर्गठन यानी उसे दोबारा बनाया जाता है। ठीक है, सेना में भारतीय और यूरोनिकों का अनुपात बदल दिया गया, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई, क्योंकि भारतीय लोगों ने ही तो विद्रोह किया था, भारतीय जो सैनिक थे। इसी वजह से जो सेना थी उसमें जो सैनिकों की संख्या थी उसमें ब्रिटिशों की जो संख्या थी उसको बढ़ा दिया गया और भारतीयों की संख्या को कम कर दिया गया। उत्तर भारतीयों की जगह पंजाब, गोरख और सिख सैनिकों पर अधिक भरोसा किया गया, यानी जो उत्तर भारत के लोग थे उन्हें हटाकर जो पंजाब के, गोरख के हो गए, सिख सैनिक हो गए, इन पर ज़्यादा भरोसा किया गया, क्योंकि इन लोगों ने विद्रोह इतना नहीं किया था। ठीक है, अब हम देखें क्योंकि उत्तर भारत के लोगों ने ज़्यादा किया था। ठीक है, अब हम देखेंगे भारतीय रियासतों का संरक्षण, यानी जो भारतीय रियासतें थे उनके संरक्षण हुआ इसके बाद में। किस तरह से अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों के प्रति उदार रवैया अपनाया। ठीक है, ट्रेड ऑफ लेस नीति को समाप्त कर दिया गया है इसके बाद में। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें भारतीय राजाओं को यह आश्वासन दिया गया है कि उनके क्षेत्र और अधिकार सुरक्षित रहेंगे, यानी जो भारत में राजा थे अभी भी उन्हें आश्वासन दिया गया है, उन्हें विश्वास दिलाया गया कि उनके जो क्षेत्र हैं वो सुरक्षित रहेंगे और वो भी सुरक्षित रहेंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक और धार्मिक सुधारों में सावधानी, किस तरह से जो सामाजिक और धार्मिक सुधार थे उनमें सावधानी अपनाई गई। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय समाज को धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप करने से कम कर दिया, यानी उन्होंने जो हस्तक्षेप था उसको कम कर दिया। अब ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इसमें भारतीय समाज के बीच अंग्रेजों के प्रति कुछ हद तक शांति बन गई थी। अब हम देखेंगे आर्थिक शोषण का विस्तार, कि किस तरह से जो आर्थिक शोषण है उसका विस्तार हुआ। इसमें आप लिखेंगे विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संसाधनों का अधिक व्यवस्थित और कठोर शोषण किया था। अब हम देखेंगे कर प्रणाली को और अधिक कठोर बना दिया गया है, जिससे किसानों और कारीगरों की स्थिति बदतर हो गई, क्योंकि देखिए अब किसानों ने, सभी ने जो विद्रोह था वो किया था। अब उन्हें सजा देने के लिए जो किसान थे या फिर ये कहें जो कारीगर थे उन पे जो कर लगाया गया था वो और ज़्यादा कठोर बना दिया गया, उस प्रणाली को कठोर बना दिया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे राष्ट्रवाद का उदय, किस तरह से जो राष्ट्रवादिता है उसका उदय हुआ। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे यद्यपि विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसमें भारतीयों के बीच राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ा दिया। ये देखिए विद्रोह जो था वो बेशक असफल रहा था, लेकिन अब जो भारतीय थे उनके दिलों में जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो विकसित हो गई थी। अब हर किसी के दिल में ये था कि हमें आज़ादी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखेंगे। आगे आप इसमें लिखेंगे यह संग्राम भारतीय जनता के बीच ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित होने का पहला प्रयास था, क्योंकि अब लोगों को लगने लगा था कि हम ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिखेंगे अंग्रेजों की दमनकारी नीति। अंग्रेजों की जो दमनकारी नीति थी, किस तरह से विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारतीय जनता के प्रति कठोर रवैया अपनाना शुरू कर दिया। और ज्यादा विद्रोह के समर्थकों को सख्त दंड दिया गया और भूमि स्वामियों को उनकी जमीनों से छीन लिया गया। यानी देखिए जिसने विद्रोह किया था उन्हें बहुत ज्यादा दंड दिया गया, और जो भूमि स्वामी होते थे उनसे जमीनें छीन ली गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार थे। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है या नहीं। अब इसको हम पक्ष और तर्कों के आधार पर देखेंगे। अगर हम राष्ट्रीय एकता और प्रसार के आधार पर देखें तो देखिए इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं यह संघर्ष केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, इसमें किसानों, जमींदारों और जो समाज के विभिन्न वर्ग थे उन्होंने भी भाग लिया था। इसमें भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित किया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हाँ शायद। फिर आगे देखेंगे। आगे अब हम औपनिवेशिक और शासन के खिलाफ पहला बड़ा संघर्ष था ये। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं यह पहली बार था जब भारतीयों ने संगठित रूप से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था, तो ये पहली बार ही था। ठीक है, इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे ब्रिटिश शासन का विरोध। विद्रोह का उद्देश्य केवल स्थानीय समस्याओं का समाधान नहीं था, बल्कि ये जो था ये ब्रिटिश शासन जो था उसके समाप्त करना और उसका विद्रोह करने के लिए भी किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब हम विपक्ष में तर्क।
अगर हम इसके विपक्ष में तर्क दें तो इसके विपक्ष में आप लिख सकते हैं असंगठित और स्थानीय विद्रोह। किस तरह से विद्रोह का कोई केंद्र नहीं था, क्योंकि देखिए इसका कोई भी केंद्र नहीं बन पाया। ये विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग उद्देश्यों से किया गया या लड़ा गया। जैसे कि इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था आप लोगों को कि सबके जो उद्देश्य थे, सबका जो मोटिव था वो अलग अलग था। ठीक है, किसी का भी एक उद्देश्य नहीं था, जिसकी वजह से हम उस टाइम पे स्वतंत्रता हासिल करने से रह गए थे। ठीक है, इसे सामूहिक राष्ट्रीय आंदोलन कहना थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि इसमें कोई भी समूह में नहीं लड़ रहा था, सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक और धार्मिक मुद्दे। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं विद्रोह का मुख्य कारण सैनिकों की धार्मिक भावनाओं का आह्वान होना था, क्योंकि देखिए ये जो विद्रोह होता है वो सैनिक जो करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनकी जो धार्मिक चीज़ें थी उनका आह्वान हो रहा था। क्यों? क्योंकि इनसे क्योंकि इन्हें ऐसी चीज़ यूज़ करने के लिए दी जा रही थी, यानी ऐसी स्टॉल दी जा रही थी, बंदूकें दी जा रही थी जिसमें एक कारतूस होता था जिसको मुंह से खींचकर निकालना पड़ता था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी होती थी। जो कि गाय जो है वो हिंदू लोगों के लिए एक धार्मिक रूप से हम कह सकते हैं बहुत बुरी मानी जाती है, और जो सेकंड चीज़ है वो मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा बुरी मानी जाती है। इसी वजह से दोनों को ही यूज़ करना धार्मिक रूप से इन्हें कहीं न कहीं ठेस पहुँचा रहा था, जो इसे केवल धार्मिक और सैन्य विद्रोह के रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे सीमित भागीदारी किस तरह से। इसमें केवल उत्तर भारत के लोग प्रमुख रूप से शामिल थे। दक्षिण भारत और दक्षिण भारत और अन्य क्षेत्रों में इसका प्रभाव सीमित था। जैसे कि अभी हमने देखा था क्वेश्चन में, जब सेना की बात हो रही थी तो उत्तर भारत के जो लोग थे उन्हें सेना से निकाल दिया गया था, क्योंकि जो उत्तर भारत के लोग थे उन्होंने ज़्यादा विरोध किया था, और जो और दक्षिण के या फिर अन्य क्षेत्र थे वहाँ बहुत ज़्यादा सीमित या बहुत कम मात्रा में हम इसका विरोध देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे निष्कर्ष, कि आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास का एक क्रांतिकारी अध्ययन है, यद्यपि इसे एक पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन नहीं कहा जा सकता है, यानी हम इसे पूर्ण रूप से एक राष्ट्रीय आंदोलन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते वो हम अभी हमने देखा है, लेकिन ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखने वाला पहला बड़ा प्रसार था, क्योंकि इसी के बाद जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, या ये कहें भारतीयों के मनों में जो स्वतंत्रता के लिए भावना आई थी वो इसी के बाद आई थी। इस संग्राम ने भविष्य में आंदोलनों को प्रेरित किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय जनता को एकजुट होने का मार्ग दिखाया। यानी देखिए इस आंदोलन के बाद भारतीयों को पता चल गया कि अगर हमें ब्रिटिशों से जीतना है, हम ब्रिटिशों को दूर करना चाहते हैं भारत से, तो हमें एक साथ आना होगा, एकजुट होना होगा, तभी हम जीत पाएंगे। वो भी इस हार के बाद भारतीयों को ये चीज़ समझ में आई। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहना इसीलिए उचित है क्योंकि इसने भारतीय स्वतंत्रता की भावना को जन्म दिया और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष का आधार तैयार किया। यानी देखिए हम इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं, क्योंकि इसी की वजह से जो भारतीय स्वतंत्रता की भावना है उसका जन्म हुआ। सभी भारत के लोगों में अपनी स्वतंत्रता के लिए भावना उत्पन्न हुई, अपनी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने लड़ना और उसके खिलाफ संघर्ष करना शुरू किया। यानी जो औपनिवेशिक शासन था उनके खिलाफ इन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया था। तो एक तरह से ये आधार का कार्य करता है। आई होप आपको यहाँ तक सारे ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड इससे आगे की जो क्वेश्चंस हैं वो हम थर्ड वीडियो में कवर करेंगे। ओके, फॉर मोर वीडियोस, फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं। आप दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी इन्हें डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हैं। एंड देखिए जो मैंने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन था आप लोगों का कि इसकी जो PDF है वो कहाँ मिलेगी, तो आप इसकी PDF के लिए मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप मेरी यूट्यूब की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे मैं आपको जो इसके नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवा दूंगी। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपके फ्रेंड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए भी। एंड फॉर मोर सब्जेक्ट एंड फॉर मोर जो आपके सेमेस्टर बच जाते हैं उनके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली साल भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।